हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के लॉ क्लासेस। मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ के पार्ट थर्ड में आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ मैरिज को। आज हम जानेंगे कि सुन्नी लॉ में और शिया लॉ में कितनी तरह की मैरिज होती हैं, ये मैरिज किस कंडीशन पे उनको इस कैटेगरी में डाला गया है, इनका क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरीके से ये मैरिज जो है अगर इरेगुलर है उसको वैलिड किया जाता है, और मुत्ता मैरिज का क्या कंसेप्ट है, उसके क्या लीगल इफ़ेक्ट हैं, क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है पार्टीज़ मैरिज के बाद एक्वायर करती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम बात करें काइंड्स ऑफ मैरिज की, तो सुन्नी लॉ में जो है वो भी 3 तरह की मैरिज हैं और शिया लॉ में भी 3 तरह की मैरिज हैं। पहली है सुन्नी लॉ में वैलिड, जिसको हम अरबिक में सही कहते हैं। दूसरी है वॉइड, जिसको कहते हैं बातिल। और तीसरी है इर्रेगुलर, जिसको कहते हैं फासिद। वहीं शिया लॉ की बात करें तो वहाँ पे है पहली वैलिड, जिसको कहते हैं सही। दूसरी वॉइड, बातिल। और तीसरी है मुता मैरिज, जिसको हम टेम्प्रोरी मैरिज भी कहते हैं। वैलिड मैरिज की बात करें तो इसमें जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफिल होती हैं और कोई भी प्रोहिबिशन जो है इसको अफेक्ट नहीं करता है पार्टीज़ को। जैसा कि हमने पढ़ा था नो लीगल डिसेबिलिटीज़ वाले जो पोर्शन था हमारा मुस्लिम मैरिज का जो फर्स्ट पार्ट में, कि जो 4 तरह के प्रोहिबिशन होते हैं। ठीक है, पहला है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, दूसरा है रिलेटिव इनकैपेसिटी, डायरेक्टरी इनकैपेसिटी और प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी। तो इन चारों जो इनकैपेसिटी हैं, जिनका इनका जो प्रोहिबिशन है, इसमें जो है वो पार्टी फॉल नहीं कर रहे हों। तो यहाँ पर जो मैरिज अगर इन सब चीज़ों से बची हुई है और ये सारी रिक्वायरमेंट जो होती हैं कि पार्टी जो है उनकी फ्री कंसेंट हो, एक टाइम पर जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, विटनेस जो है प्रॉपर विटनेस हो, ठीक है, तो ये सारी अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं तो वो जो मैरिज होगी वो सही मैरिज की कैटेगरी में आएगी। अब ये सही मैरिज की कैटेगरी में आने के बाद इसकी क्या इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है, क्या राइट्स एक्वायर करेगी पार्टी, उनको हम जानते हैं। तो सबसे पहला है कि जो कोहेबिटेशन होगा बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, वो जो है लॉफुल हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच में जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा शादी के बाद वो जो है लॉफुल हो जाएगा। दूसरा है कि चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ द वैलिड मैरिज, इस मैरिज के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, वो जो है लेजिटिमेट कंसिडर किए जाएंगे और उनके पास राइट होगा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एक्वायर करने का। ठीक है, इनहेरिटेंस राइट होगा कि अगर उनकी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनके पास इनहेरिटेंस राइट होगा उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर करने का। ठीक है, पार्टी जो है म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ जो है के बीच में जो है इस्टेब्लिश होगा, मतलब कि एक जो है पार्टी दूसरी पार्टी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट एक्वायर कर लेगा। इसके बाद जो है प्रोहिबिटेड रिलेशन क्रिएट होता है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जहाँ पर जो है हस्बैंड, जैसे कि हमने अफिनिटी वाला पार्ट पढ़ा था कि अफिनिटी में जो है हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की माँ से, अपने वाइफ के बच्चे से, अपने बेटे के वाइफ से, मतलब अपनी बहू से जो है वो शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक तरह का रिलेशन क्रिएट होता है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज की, जहाँ पर जो है वो उस रिलेशन में शादी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे मना है शादी करना। दूसरा है कि वाइफ जो है वो उसके पास राइट टू क्लेम डावर हो जाता है, राइट टू क्लेम मेंटेनेंस हो जाता है जैसे ही मैरिज जो है इफेक्ट में आती है। उसके बाद वाइफ का अगर जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा, अगर बाय डेथ से या बाय डिवोर्स से, तो जो विडो होगी या जो डाइवोर्स वाइफ होगी उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होगा कि इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करे। अब ये इद्दत पीरियड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि ये इद्दत पीरियड एक टाइम पीरियड होता है जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद, मतलब कि मैरिज के ख़त्म होने के बाद वाइफ को जो है वो टाइम पीरियड गुजारना होता है। उस पीरियड में वो किसी और मर्द से शादी नहीं कर सकती। अब ये अगर शादी डेथ के थ्रू जो है डिज़ोल्व हुई है तो वहाँ पे 4 महीने 10 दिन का टाइम उसको गुजारना होगा। अगर डिवोर्स से हुई है तो वहाँ 3 महीने गुजारना होगा। और अगर इन दोनों सिचुएशन में वो प्रेग्नेंट है तो जब तक उस बच्चे की डिलीवरी ना हुई हो तब तक वो उस टाइम पीरियड को गुजारेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इरेगुलर मैरिज की। तो इरेगुलर मैरिज ऐसी मैरिज होती हैं जिसमें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो मैरिज की या तो वो पूरी ना हुई हों, या तो कुछ ऐसा इम्पिडिमेंट्स, मतलब कि कुछ ऐसी बाधाएं हों जिनको बाद में रेक्टिफाई किया जा सके, उस तरह की मैरिज जो है इरेगुलर मैरिज की कैटेगरी में आती हैं। अब ये जो इरेगुलरिटी होती है, इम्पिडिमेंट्स होते हैं, वो जो है परमानेंट नेचर नहीं होते हैं, उनको बाद में रिमूव किया जा सकता है, उनको बाद में रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब ये क्या हैं, ये कैसे रेक्टिफाई होती हैं, मतलब कि इरेगुलर मैरिज कैसे वैलिड हो सकती हैं, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक कैटेगरी में जो है आपकी फासिद मैरिज, इरेगुलर मैरिज है, और दूसरी कैटेगरी में वो कैसे रेगुलराइज होगी उसको मैंने बताया है। तो सबसे पहले हम बात करें तो अगर मैरिज अगर इन द एब्सेंस ऑफ विटनेस है, मतलब कि जैसा कि सुन्नी लॉ में 2 मेल विटनेस या 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो नहीं हुआ है, उनके एब्सेंस में शादी हुई है, तो बाय कंज्यूमेशन उस मैरिज को रेगुलराइज किया जा सकता है। वहीं अगर जो वोमेन है वो प्रेग्नेंट है बाई हर फॉर्मल हस्बैंड, मतलब अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के टाइम में या डेथ के टाइम में वो वोमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो और उसने इद्दत पीरियड, जैसा कि हमने पिछले डिस्कस किया था कि उसके डिलीवरी तक उसको इद्दत पीरियड एक्सरसाइज करना होता है, तो वो जो पीरियड के बीच में अगर शादी होती है तो वो इरेगुलर मैरिज होगी, कंसीडर की जाएगी। तो इसका जो है इसको रेगुलर कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर ये है कि जब जैसे ही वो बच्चा उसका डिलीवर हो जाएगा उसके बाद जो शादी होगी वो वैलिड कंसीडर की जाएगी। उसके बाद अगर कंसेंट फ्री ना हो, मतलब वहाँ पे फ्रॉड हुआ हो या कोअर्जन से ली गई हो कंसेंट, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिया गया हो या बाय मिस्टेक ली गई हो, तो अगर कंसेंट फ्री ना हो पार्टीज़ की, अगर मेजर हैं पार्टीज़ तो खुद की उनकी कंसेंट मतलब फ्री ना हो, या उनके गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ उन माइनर के कंसेंट दिए हो तो उनकी कंसेंट अगर फ्री ना हो, तो उस सिचुएशन में मैरिज जो है वो इरेगुलर होगी। और उसको रेगुलराइज करने की या तो पार्टी को खुद से कंसेंट देनी पड़ेगी, या तो गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनॉरिटी देंगे, या पार्टी अगर मेजर हो जाती है तो आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी वो अपनी कंसेंट दे दें, तो यहाँ पर जो है वो मैरिज फिर से रेगुलराइज हो जाएगी। उसके बाद अगर मैरिज इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में जो है अगर मतलब मैरिज हुई हो, तो वहाँ पर जो है जैसे ही वो मतलब होश में आते हैं, होश में आने के बाद अगर उस अपनी मैरिज को रेक्टिफाई कर देते हैं तो वो मैरिज फिर जो है रेगुलराइज हो जाएगी। इसके बाद है कि मैरिज विथ अ पर्सन ऑफ एन डिफरेंट रिलीजन, जैसा कि कहा गया है कि सुन्नी लॉ में जो है वो किताबिया से जो है मैरिज जो है अलाउ है, लेकिन फायर वर्शिप से अलाउ नहीं है, ठीक है, अदर रिलीजन जो है हमने कहा नॉन मुस्लिम से। तो वहाँ पर अगर वाइफ के केस में है तो वाइफ जैसे ही इस्लाम, क्रिश्चियन या ज्यूज़ रिलीजन में कन्वर्ट होंगी तो वो जो है मैरिज जो है वो रेगुलर हो जाएगी। और अगर हस्बैंड के केस में जो है हस्बैंड जैसे ही इस्लाम फेथ को जो मतलब वहाँ पर अडॉप्ट करता है, वहीं पर जो है वो मैरिज जो है रेगुलराइज्ड हो जाएगी। उसके बाद जो है मैरिज बाय ए पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी 4 वाइफ, जैसे कि है हस्बैंड की तरफ से जो है 4 शादी जो है अलाउड है इस्लाम में, तो वहाँ पर जो है अगर 4 शादी की जगह पे 5वीं शादी अगर वो करता है तो वो मैरिज इरेगुलर होगी। लेकिन अगर पहली वाइफ का डिवोर्स हो, उसके साथ डिवोर्स हो गया हो या उसकी डेथ हो गई हो, तो उस सिचुएशन में वो उसकी जो वो शादी होगी वो फिर से रेगुलराइज्ड हो जाएगी। इसके बाद का पॉइंट है कि मैरिज वेयर इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय रीज़न ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन, जैसा कि हमने अभी बात किया था कि मैरिज के टाइम में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे शादी जो है आफ्टर द मैरिज जो है वो अलाउ नहीं होती हैं, कि जैसे वाइफ की सिस्टर से जो है शादी अलाउ नहीं है मुस्लिम लॉ में। तो वहाँ पर जो है वो जैसे ही वो शादी मतलब जिस रिलेशन से वो जो अनलॉफुल कंजंक्शन वाला रिश्ता अराइज हुआ है वो रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, मतलब वाइफ से डिवोर्स हो जाए, तो वहाँ पर जो है वाइफ की सिस्टर से वो शादी कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर भी जो है वो मैरिज जो है रेगुलराइज्ड हो जाएगी। उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारा मैरिज विथ अ वुमेन ऑफ अंडरगोइंग इद्दत, जैसा कि हमने बात किया था अभी पिछले बार की जो है एक पॉइंट डिस्कस किया था हमने कि प्रेग्नेंट है वो, तो यहाँ पर भी जो है कि अगर डिज़ोल्व मैरिज हुई है उनकी बाय डेथ या बाय डाइवोर्स और वहाँ पे वो इद्दत पीरियड एक्सरसाइज कर रही हैं, तो उस पीरियड में जो है शादी जो है इरेगुलर होगी अगर की जाती है तो। लेकिन जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बाद जो शादी जो होगी वो रेगुलराइज हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। इफ़ेक्ट की बात करें कि इरेगुलर मैरिज का इफ़ेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है इफ़ेक्ट बिफोर कंज्यूमेशन और दूसरा है इफ़ेक्ट आफ्टर कंज्यूमेशन। बिफोर कंज्यूमेशन में जो इसका इफ़ेक्ट होगा वो वॉइड मैरिज की तरह होगा, किसी भी तरह की डिक्लेरेशन की ज़रूरत या कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैरिज को ख़त्म करने के लिए, मैरिज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इद्दत पीरियड को ये ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा, वाइफ जो है किसी भी तरीके की मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होगी, ठीक है, तो किसी भी तरीके का राइट एंड ऑब्लिगेशन जो है किसी भी पार्टी पर नहीं आएगा। दूसरा है आफ्टर कंज्यूमेशन का, तो वाइफ को जो है इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ेगा 3 मंथ का। अब ये सिचुएशन कैसे होगी, सपोज मान लीजिए है फ्री कंसेंट में शादी नहीं हुई हो और जो है बाद में पार्टी ने उसको रेक्टिफाई नहीं किया,
तो यहाँ पर जो है वो मैरिज वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे जो है वाइफ को इद्दत पीरियड एक्सरसाइज करना पड़ेगा। डावर के लिए इंटाइटल होगी स्पेसिफिक या प्रॉपर डावर, जिसमें जो भी डावर कम होगा उसको जो है वो वाइफ को देना पड़ेगा हस्बैंड की साइड से। चाइल्ड जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा लेजिटिमेट, और इनहेरिटेंस के लिए उसके पास इंटाइटल होगा दोनों की प्रॉपर्टी से, मतलब हस्बैंड की प्रॉपर्टी से भी और वाइफ की प्रॉपर्टी से भी। अब बात करते हैं वॉइड मैरिज की। तो वॉइड मैरिज ऐसी मैरिज होती हैं जिसमें किसी भी तरीके का लीगल इफेक्ट या लीगल राइट कह लें वो है क्रिएट नहीं होता है। अब ये लीगल राइट और लीगल इफेक्ट क्या है इससे मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन या राइट जो है वो पार्टी एक्वायर नहीं करेगी इस मैरिज के बाद। वहीं वाइफ जो होगी उसके पास मेंटेनेंस का क्लेम करने का राइट नहीं होगा, उसके पास राइट नहीं होगा कि वो डावर क्लेम कर सके। हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस करने का राइट नहीं रखेंगे। अगर कोई बच्चा पैदा होता है उनकी शादी के बाद आफ्टर कंज्यूमेशन, तो वो बच्चा जो है इलिजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात पॉइंट करने की है कि वो बच्चा की कस्टडी का राइट जो है वो वुमेन के पास होगा और वो वुमेन की प्रॉपर्टी से जो है एक्वायर कर सकता है, मतलब इनहेरिटेंस का राइट एक्वायर करेगा, ये भी सुन्नी लॉ के अंडर में। लेकिन उसके बाद जो है क्या क्या पॉइंट है जिसमें जो है मैरिज जो है वॉइड होगी, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला है मैरिज विथ अ वुमन प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ कंसंगुनिटी, एफिनिटी एंड फोस्टेज। मतलब कि इन तीनों कैटेगरी में अगर फॉल कर रही है वोमेन तो वहाँ पे जो शादी होगी उससे वो वॉइड होगी। इसके बारे में डिटेल में मैंने जो है अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से वो देख सकता है। उसके बाद मैरिज विथ अ वुमन हु इज़ अ वाइफ ऑफ अनदर, मतलब कि पॉलीएंड्री, कि अगर एक औरत है वो दो शादी नहीं कर सकती, तो जिस भी वुमन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है वो किसी और मर्द से शादी नहीं कर सकती है। अगर वो करती है तो वो मैरिज जो है वॉइड कंसिडर की जाएगी। तीसरा है री मैरिज विथ अ डाइवोर्स वाइफ व्हेन द लीगल बार एग्जिस्ट, मतलब कि यहाँ पे हलाला का जो कंसेप्ट है उसकी बात की जा रही है कि मतलब एक को अगर किसी ने ट्रिपल डिवोर्स से तलाक दे दिया है ट्रिपल डिवोर्स के कंसेप्ट के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको अपनी वाइफ का हलाला मतलब कराए बगैर जो है उस वाइफ से शादी नहीं कर सकता। अब हलाला के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि हलाला में ये कंसेप्ट होता है कि अगर किसी वाइफ को ट्रिपल डिवोर्स से उसको तलाक दिया गया है तो वहाँ पर उसकी जो वाइफ होगी उसको सबसे पहले किसी और मर्द से शादी करनी होगी, वहाँ पर उसके बाद वो शादी कंज्यूमेट होगी, कंज्यूमेशन होने के बाद वो बंदा उसको तलाक देगा, उसके बाद वो इद्दत पीरियड एक्सरसाइज करेगी और फिर वो अपने फॉर्मल हस्बैंड से दोबारा शादी कर सकती है। ठीक है, तो ये है हलाला का कंसेप्ट। लेकिन अभी के टाइम में जो है ये एग्जिस्टेंस में नहीं है कि कोई ट्रिपल डिवोर्स का कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर जो ये इसकी बात अब नहीं आती है। उसके बाद आते हैं इफेक्ट की बात। तो अगर कंज्यूमेट हो गई है मैरिज तो वाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमरी डावर के लिए जो है इंटाइटल होगी, इसके अलावा किसी भी तरीके का राइट जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगी, ना ही हस्बैंड करेगा ना ही वाइफ करेगी। अब हम बात करते हैं मुता मैरिज की। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं कि जैसा कि सुन्नी लॉ में जो है वो तीन तरह की हमने मैरिज डिस्कस की। पहला है वैलिड, वॉइड एंड इर्रेगुलर। तो जो इर्रेगुलर मैरिज है सुन्नी में वो सारी मैरिज जो है वो वॉइड है अंडर शिया लॉ। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि जितनी भी इर्रेगुलर मैरिज सुन्नी में है वो वॉइड है अंडर शिया लॉ। इसमें शिया लॉ में इर्रेगुलर मैरिज का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर एक अलग जो कंसेप्ट है मैरिज का वो है मुता मैरिज। मुता मैरिज जो है एक टेम्प्रोरी मैरिज भी कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इतना असारिया स्कूल में ही जो है वो रिकॉग्नाइज है। इसको एक मुता का जो मतलब होता है उसको हम कहते हैं इंजॉयमेंट और यूज़। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो शादी होती है वो एक टेम्प्रोरी मैरिज है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और वो जो टाइम होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, लेकिन वो ये टाइम जो होगा वो स्पेसिफाइड होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, सिया मेल जो है वो किसी से भी मैरिज कर सकते हैं हम, किसी से भी का यहाँ पे मतलब है कि क्रिश्चियन, ज्यूज़ और फायर वर्शिप से। तो मुता मैरिज में यहाँ पे एक बात थोड़ा डिफरेंस की याद रखिए कि जो नॉर्मल मैरिज है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम से ही अलाउ है, क्रिश्चियन, जीव और फायर वर्शिप से अलाउ नहीं है। लेकिन मुता मैरिज जो है वो क्रिश्चियन, जीव्स और फायर वर्शिप सबसे यहाँ पर अलाउ है। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है वो नॉन मुस्लिम से नहीं कर सकती, मतलब वो क्रिश्चियन, जीव्स और फायर वर्शिप से भी मुता मैरिज जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शिया से ही कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है एक मुता मैरिज की। तो सबसे पहला है कि एक फ़िक्स पीरियड होना चाहिए। ठीक है, 1 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 1 महीने, एक फिक्स होना चाहिए वो टाइम पीरियड। दूसरा है कि स्पेसिफिक डावर जो है वो होना चाहिए वहाँ पर, जो वाइफ को जो दिया जाएगा स्पेसिफिक डावर।
तीसरा है आपका लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ वाइफ डज नॉट अप्लाइड ऑन मुता, जैसा कि 4 मैरिज जो है एक मेल को अलाउ है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी नंबर जो है वो उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी मुता मैरिज जो है एक मेल कर सकता है। तीसरा है हो गया ये। चौथा है कि पार्टी मस्ट अटेन द एज ऑफ पुबर्टी, मतलब यहाँ के माइनर की बिहाफ पे गार्जियन जो है मुता मैरिज नहीं करा सकते। यहाँ पे पार्टी जो है उनको मेजर होना पड़ेगा, उनकी फ्री विल और फ्री कंसेंट जो है से ही शादी होगी। इसके बाद अदर जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है वैलिड मैरिज के लिए, जैसे एक टाइम पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है, और फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टी जो है मेजोरिटी को अटेंड किए हों, ये सारी जो कंडीशन है वो सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस है मुता मैरिज का, जो है शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बीबी। इस केस में क्या हुआ था कि एक टाइम पीरियड फिक्स हुआ था, उसके बाद भी पार्टीज़ के बीच में कोहेबिटेशन होता रहा। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर कोई एविडेंस नहीं है कि एक्सटेंड हुआ है उस पीरियड के ख़त्म होने के बाद या नहीं हुआ, तो वहाँ पर वो कंसीडर किया जाए कि तब तक उस पीरियड को एक्सटेंड किया गया है जब तक कोहेबिटेशन दोनों पार्टीज़ के बीच में हुआ है। और जो चाइल्ड बॉर्न होगा आफ्टर दिस कोहेबिटेशन, वो जो चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लीगल इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला है जो कोहेबिटेशन होगा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो लीगल कंसीडर किया जाएगा। चाइल्ड जो बॉर्न होगा वो लेजिटिमेट होगा और उसके पास राइट होगा इनहेरिटेंस का फ्रॉम हिज फादर एंड मदर, दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनहेरिटेंस का राइट एक्वायर करेगा। पार्टीज़ के बीच में कोई भी इनहेरिटेंस का राइट नहीं होगा, मतलब वो किसी की भी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैरिज जो होगी अगर कंज्यूमेट हो गई है तो वाइफ जो होगी वो फुल डावर के लिए एंटाइटल है, और अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं होगी तो वाइफ जो है वो हाफ डावर के लिए एंटाइटल होगी। कोई भी डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं है इस मैरिज में। मैरिज जो है जो दिन फिक्स होगा, जितने दिन के लिए फिक्स की जाएगी, उस दिन के ख़त्म होने पे डिसॉल्व हो सकती है, हो जाएगी। इसके बाद एक बात यहाँ पर और जानने की है कि उस दिन से अगर पहले डिसॉल्व करना होगा तो हस्बैंड अगर करना चाहेगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट जो है वाइफ को देना पड़ेगा, और अगर वाइफ करना चाहेगी तो उसको जो अपने डावर का जो अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट कम करना पड़ेगा, कम करके वो जो है वो पहले जो है इस टाइम फिक्स जो है उससे कर सकती हैं। पार्टीज़ जो है वो म्यूचुअली भी जो है वो शादी को जो है मतलब जो टाइम फिक्स है उससे पहले जो है ख़त्म कर सकती है। किसी भी तरीके का मेंटेनेंस जो है वो नहीं दिया जाएगा मतलब वाइफ को आफ्टर डिसोल्यूशन, लेकिन वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। उसके बाद वाइफ जो है वो इद्दत के लिए जाएगी। अब इद्दत में सारी चीज़ें जो हैं हमने पहले डिस्कस की थी कि डेथ में क्या होगा, टाइम पीरियड फिक्स टाइम ख़त्म होने के बाद क्या होगा, या प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे इद्दत में एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया काइंड्स ऑफ मैरिज के बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम डावर और डिवोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।